तारा सामने से जाकर निहाल से बात नहीं करना चाहती थी। उसे अभी कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए उसने लैला से मिलकर बात करने की सोची। तारा ने लैला को कॉल करके कैफेटेरिया में मिलने के लिए कहा। तारा से मिलने के लिए लैला तो हमेशा ही तैयार रहती थी। पिछले कुछ वक्त से, जब से तारा ने ड्रीम डेकोर्स में काम करना शुरू किया था, उसका लैला के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लैला भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो जितनी जिम्मेदारी से अपना काम संभालती थी, उतना ही खुलकर जिंदगी जीना भी जानती थी। कुछ ही देर बाद तारा और लैला कैफेटेरिया में मिली। अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, इसलिए कैफेटेरिया में भीड़ ना के बराबर थी। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद तारा ने लैला से उस इंक्वायरी के बारे में पूछा। लैला ने तारा को बताया कि किस तरह निहाल ने सीसीटीवी की फुटेज चेक की, मगर वो ऑलरेडी डिलीट कर दी गई थी। और उसके बाद जो कुछ भी बोर्ड रूम में हुआ, लैला ने वो सब भी तारा को बता दिया। तारा निहाल की उस ब्लफ गेम को सुनकर काफी इम्प्रेस्ड थी। अब उसे समझ आ रहा था कि निहाल आखिर किस वजह से हर्ष पर इतना शक कर रहा था, और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने पूछा, अब जब तुम इतना सब जानती हो तारा, तो क्या तुम हर्ष के साथ काम करना छोड़ दोगी? जिस पर तारा ने जवाब दिया, नहीं, वो हर्ष के नीचे काम करके उसकी शातिर चालों का पता लगाना चाहती है। ये सुनते ही लैला ने तारा को समझाया, ये काम काफी रिस्की हो सकता है। अगर हर्ष को जरा सी भी भनक लग गई कि तारा उस पर नजर बनाए हुए है, तो वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जिस पर तारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तुम फिक्र मत करो लैला, मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, और वो हर्ष मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद तारा ने हर्ष के मुंह से सच्चाई उगलवाने का प्लान बनाया। तारा के साथ प्लान बनाते वक्त लहरा ने पहले तो खुशी खुशी उसके प्लान में हाँ मिला दी, मगर फिर सोचने लगी क्या वो सही कर रही है या नहीं। तारा ने लैला से कहा कि वो अपने इस प्लान के बारे में किसी से भी ना कहे, स्पेशली निहाल से। दोनों ने एक दूसरे को पिंकी प्रॉमिस किया। कुछ देर बाद दोनों की बातें खत्म हुई और दोनों अपने अपने काम के लिए चली गईं। अब लैला अपने वर्क स्टेशन पर आ चुकी थी, मगर उसे इस बात का डर खाए जा रहा था कि तारा एक बहुत ही रिस्की काम करने जा रही थी। अब लैला सोचने लगी कि अगर इस बात में निहाल को जरा सी भी भनक लगी कि उसकी प्यारी तारा कैसे झांसी की रानी बनने जा रही थी और उनके इस प्लान में लैला भी मिली हुई थी, फिर तो वो सबसे पहले लैला को ही शहीद करने वाला था। लैला यह बातें सोच सोच कर घबरा रही थी, और फाइनली उसने सोचा क्यों न जाकर निहाल को तारा के प्लान के बारे में बता दिया जाए। डरते घबराते लैला निहाल के केबिन में पहुंची। निहाल अपने काम में बिजी था। लैला चुपचाप आकर निहाल के सामने आकर खड़ी हो गई। निहाल आहट से ही समझ चुका था कि लैला उसके केबिन में आई है, मगर जब कुछ देर तक ना ही उसे कुछ आवाज आई और ना ही कोई गिरना पड़ना हुआ, तो उसने सिर उठाकर सामने देखा, जहाँ लैला नजरें चुराती हुई इधर उधर देखती खड़ी थी। निहाल ने आंखें छोटी करके एक बार ऊपर से नीचे तक लैला को घूरा और फिर कहा, जल्दी बोलो। जिस पर लैला हिचकिचाते हुए बोली, वो निहाल सर, वो मैं। निहाल की नजर अभी भी लैला पर बनी हुई थी। इस बार वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, वो मैं क्या लैला, बकरी बनना बंद करो और जल्दी से कहो जो कहना है। मेरे पास काफी काम है। अभी भी लैला के मुंह से कुछ ना निकल पा रहा था। उसकी हरकतें देख निहाल समझ गया था कि जरूर लैला के पास कोई ऐसी बात है जो उसके पेट में पच नहीं रही और कहने में घबरा रही है। निहाल ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर बड़े ही आराम से एक बार और पूछा, क्या बात है लैला, तुम बिना डरे कह सकती हो। इस बार लैला को निहाल की बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और उसने एक ही सांस में उसे तारा और खुद का बनाया हुआ पूरा प्लान बता दिया। पहले तो निहाल को यह सब सुन काफी तेज गुस्सा आया और उसके माथे पर बल भी आ गए। फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, क्या तारा जानती है कि तुमने तुम्हारा दोनों का प्लान मुझे बता दिया है? जिस पर लैला ने झट से नामे सिर हिलाया। निहाल ने भी अपना सिर नामे हिला दिया, जैसे सोच रहा हो कि ये दोनों बेवकूफ लड़कियां जरूर कुछ पंगा करेंगी। फिर उसने लैला को कहा, ठीक है, थैंक्स मुझे बताने के लिए। लैला तुम जाओ। ये सुनते ही लैला वहां से फौरन गायब हो गई। अब निहाल वहां बैठकर उन दोनों की हरकतों के बारे में सोचने लगा। एक तरफ उसे तारा पर गुस्सा बहुत आ रहा था, मगर दूसरी तरफ यह सोच सोच कर कि तारा उसके बारे में इतनी फिक्र कर रही थी, निहाल को तारा पर बेइंतहा प्यार भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि दौड़ कर जाए और तारा को गले लगा ले और फिर उसे कहे,
फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। मगर वो ऐसा कर नहीं सकता था। अब उसके पास सबसे बड़ी परेशानी थी तारा को हर्ष से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जो बेवकूफ़ियाँ लैला और तारा करने की सोच रही थी, उसमें काफ़ी खतरा हो सकता था। उन दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था कि हर्ष कितना खतरनाक आदमी है। अब उसे तारा से बात करने का मौका ढूंढना था। वो जानता था कि ये यूं ही उठकर सामने से जाकर तारा से बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बात हर्ष की नज़र में आ गई तो हर्ष अपना कोई नया पैंतरा चलकर तारा को परेशान कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ लैला ने अपना प्लान निहाल को बता तो दिया था, मगर अब उसे तारा से डर लग रहा था। अगर तारा को इस बात की भनक लग गई कि उसने अपना पिंकी प्रॉमिस तोड़ दिया है, तो तारा उसे छोड़ेगी नहीं। अब लैला सोच सोच कर परेशान हो चुकी थी और वो अपना सिर दोनों हाथों में पकड़कर बैठ गई। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। निहाल सर और तारा के बीच। वहीं दूसरी तरफ तारा अपना प्लान बना चुकी थी और वो इंतजार कर रही थी कि किस तरह हर्ष से उसकी सच्चाई उगलवाए। तारा किसी न किसी बहाने से, कभी कोई फाइल दिखाने या लैंडस्केपिंग की ड्राइंग दिखाने के बहाने, बार बार हर्ष के केबिन में जाती रही। उसने आसपास पूरी नजर बना रखी थी, जैसे हर्ष अपने सारे सबूत वहां फैलाकर बैठा होगा कि आओ तारा और सबूत ले जाओ। वहीं हर्ष ने सोचा कि तारा उसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रही है, जो कि उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि तारा उसके साथ कोई गेम खेल रही होगी। लंच टाइम के बाद जब सभी वापस अपने अपने काम पर आए, तो हर्ष ने तारा के पास जाकर पूछा, मिस तारा, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आपके काम से। ये सुनते ही तारा ने बनावटी हंसी के साथ उसे थैंक्स कहा। हर्ष आगे बोला, मानना पड़ेगा आप काफी टैलेंटेड हैं। पिछले इतने दिन आप ऑफिस नहीं आई, उसके बावजूद आपने अपना काम इतनी जल्दी कवर कर लिया। आपकी परफॉर्मेंस से मैं काफी खुश हूँ। तारा उसके सामने स्माइल करते हुए नाटक करने लगी। हर्ष बोला, आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए मैं आपको डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हर्ष के सडन डिनर प्रपोजल के लिए तारा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, और हर्ष की बात सुनते ही तारा कुछ पल गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने सोचा कि यही तो वो चाहती थी, शायद हर्ष के साथ बाहर जाकर उसकी सच्चाई उगलवा पाए। तारा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, यस श्योर, व्हाई नॉट। जिस पर हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, फिर हम फ्राइडे को डिनर के लिए चलेंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ गया। हर्ष के मुड़ते ही तारा ने गहरी सांस ली और मनी मन उसे गालियां देने लगी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था हर्ष के साथ कहीं भी जाने को, क्योंकि हर्ष की असलियत उसके सामने आ चुकी थी। मगर फिर भी हर्ष के मुंह से उसकी खुद की सच्चाई निकलवाने के लिए तारा को ये कदम उठाना था। इसलिए उसने हर्ष के साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कर दी। यूं ही सारा दिन काम में बीत गया। अब आया शाम का वक्त। तारा काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलेगी तो हर्ष एक बार फिर अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाएगा, और उसका 1% भी मन नहीं था कि हर्ष के साथ घर जाए। हर्ष उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, जो कि तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी बातों से वो काफी इरिटेट होती थी। फिर वो अगले पल में सोचने लगी कि शायद वहां निहाल आ जाए और उसे घर छोड़ने के लिए पूछे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। उसका बहुत मन था कि निहाल आकर उसे घर छोड़ने के लिए पूछे। उसने मन ही मन सोचा, निहाल के साथ ही घर जाएगी, मगर कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो इस वक्त हर्ष को भी नाराज नहीं करना चाहती थी, हर्ष के सामने निहाल के साथ दिखाना भी नहीं चाहती थी। काफी देर तक सोचते रहने के बाद तारा उठी और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई, मगर वहां पर ना ही हर्ष दिखा और ना ही निहाल। अब वो सोच में पड़ गई कि करे तो क्या करे। तभी उसे वहां दूर से हर्ष आता दिखाई दिया। तारा समझ गई कि निहाल को आने में शायद वक्त लग रहा है, और जो उसने सोचा था वही हुआ। हर्ष आया और उसने तारा को घर ड्रॉप करने का ऑफर किया। पहले 2-3 बार तारा मना करती रही, मगर जब हर्ष पीछे पड़ गया तो उसे मजबूरन उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। इत्तेफाक से जैसे ही वो हर्ष की गाड़ी में बैठी, उसी वक्त वहां निहाल भी आ गया। उसने तारा को हर्ष की गाड़ी में बैठते देख लिया और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे इस वक्त तारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि तारा आखिर करना क्या चाह रही है। अगर तारा को घर ही जाना था तो कैब लेकर भी घर जा सकती थी, मगर हर्ष के साथ घर जाने की क्या जरूरत थी। वो गुस्से में दंदनाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद हर्ष ने तारा को उसके घर के आगे ड्रॉप किया
और चला गया। निहाल, जो काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, अपनी गाड़ी में तारा के घर के कुछ दूरी पर बैठा सब देख रहा था। जब तारा अपने घर के अंदर चली गई, तब जाकर निहाल को शांति हुई, मगर उसे अभी भी तारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अब जब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने तारा को फोन मिलाया। 2 घंटे में ही तारा ने फोन उठा लिया, मगर अब निहाल से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। तारा ने हेलो कहा, तो निहाल के मुंह से बस इतना ही निकला, तारा। ये सुनते ही दोनों ने अपनी अपनी जगह आंखें बंद कर ली, जैसे वो एक दूसरे की आवाज अपने अंदर जज्ब कर रहे हों। न जाने कितने दिनों बाद उन दोनों ने आज एक दूसरे की आवाज सुनी थी। तारा की आंखें हल्की हल्की नम होने लगी। उसने बेहद धीमे से कहा, निहाल। निहाल काफी देर तक चुप रहा और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने भी धीमी सी जवाब दिया, हाँ। कुछ देर के लिए दोनों एकदम खामोश रहे। फिर निहाल ने तारा से कहा, बाहर आओ, कहकर उसने फोन काट दिया। फोन करते ही तारा ने अपने कान से फोन हटाया और फोन की तरफ हैरानी से देखने लगी। और फिर उसके दिमाग में आया, बाहर आओ का मतलब निहाल बाहर ही है। जहाँ एक तरफ उसके मन में घबराहट हो रही थी कि वो निहाल से फेस कैसे करेगी, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल भंगड़े डाल रहा था, क्योंकि वो इतने दिन बाद निहाल को देखने वाली थी। अपनी सोच को साइड कर तारा धीमे कदमों से घर से बाहर आई। अब निहाल ने गाड़ी उसके घर के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। वो चुपचाप आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तारा की गाड़ी में बैठते ही निहाल ने गाड़ी आगे दौड़ा दी। दोनों एकदम खामोशी से बैठे रहे। ना ही तारा ने कुछ कहा और ना ही निहाल ने। कुछ ही पलों बाद निहाल ने गाड़ी तारा के घर के पास वाले ईडन गार्डन के बाहर पार्क की। दोनों खामोशी से बैठे सामने की ओर देख रहे थे। निहाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आओ बाहर वॉक करते हैं। निहाल और तारा अपनी फेवरेट जगह ईडन गार्डन में वॉक कर रहे थे। कुछ देर तक दोनों एकदम खामोश साथ साथ चलते रहे। निहाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू की जाए, और ना ही तारा को। इस बार तारा ने बात शुरू करते हुए कहा, निहाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये सुनते ही निहाल ने झट से तारा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, तो तारा आगे बोली, मैं अपने बिहेवियर के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। उस दिन गुस्से में और तहस में आकर मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तारा की यह बात सुनते ही निहाल चलता चलता रुक गया और तारा की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। वो काफी गौर से तारा के चेहरे को देख रहा था। तारा ने कुछ पल निहाल को देखा, फिर उसके बाद अपनी आंखें नीचे करके चुपचाप खड़ी रही। निहाल समझ रहा था कि तारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तारा की आंखों में नमी भरने लगी थी, जो कि निहाल से छुपी नहीं थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़े रहे। उसके बाद निहाल आगे बढ़ा और कस के तारा को गले लगा लिया, और तारा ने भी निहाल की पीठ पर अपनी बाहें कस दी। निहाल का स्पर्श पाते ही तारा का रोना बढ़ गया। अब वो बिलक बिलक कर रो रही थी। निहाल उसके सर पर हाथ फेर रहा था, मगर उसे रोने भी दे रहा था, क्योंकि वो जानता था तारा अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी फ्रस्ट्रेशन सभी कुछ उन आंसुओं के जरिए निकाल रही थी। काफी देर तक तारा यूं ही निहाल के गले लगे रोती रही। जब उसका गुबार निकल गया और मन शांत होने लगा, तो धीरे धीरे चुप हो गई। मगर अभी भी ना ही निहाल ने तारा को छोड़ा था और ना ही तारा ने निहाल से दूरी बनाई। जब निहाल को लगा कि अब तारा का रोना बंद हो चुका है, तो उसने धीरे से तारा के कंधे पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर किया। फिर गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने बहुत प्यार से तारा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। तारा ने भी आंखें उठाकर निहाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी लबालब आंसू भरे थे। निहाल ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोला, बस तारा, तुमने जितना रोना था मैंने तुम्हें रोने दिया, अब और नहीं। अब मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखना चाहिए। तारा चुपचाप निहाल को देखती रही। उसे अब अपने बिहेवियर पर और भी ज्यादा पछतावा होने लगा था। वो फिर से बोली, आई एम रियली सॉरी निहाल, मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। आई एम सो सॉरी। निहाल उसे शांत करते हुए बोला, शांत, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। निहाल ने आगे बढ़कर तारा के सिर पर किस किया और उसका सिर सहलाने लगा, जिस पर तारा अपना सिर उठाकर निहाल से बोली, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अभी भी तुमसे बहुत बहुत नाराज हूँ। तारा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। तारा की हरकत देख निहाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने जवाब दिया, अच्छा तुम मुझसे इतनी गुस्सा हो? ओ नो, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे?
तारा 2 कदम पीछे हुई और निहाल से दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर बोली, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नहीं मानूंगी निहाल। तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक ऐसी हरकत जो तुमने की ही नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम करूंगी, और इस सब की वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तारा की बात सुनते ही निहाल ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था तारा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो कैसे कहा, और उसके बाद कितना मैं तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तिल तिल करके मरा हूँ दिन रात। कहते कहते निहाल का गला रुन गया। निहाल की बात सुन तारा की भी आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बोली, तुम जानते हो, जब तुमने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, मुझे कैसा फील हुआ। मुझे सांस नहीं आ रही थी निहाल। मुझे लगा था कि मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं फिर बिल्कुल अकेली पड़ गई। तुमने मुझे समर हाउस में प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करोगे, और तुमने तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया निहाल। तारा की बात बीच में काटते हुए निहाल बोला, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हें फेस करने की तारा। मैं तुम्हें किस मुंह से बताता कि मेरे डैड की वजह से तुमने इतनी छोटी उम्र में अपने मम डैड को खो दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम जब मुझे देखो तुम्हें अपने मम डैड की याद आए। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो। बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। तुमने सोचा कि मैं तुमसे दूर जाना कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। वजह चाहे जो भी हो निहाल, पर तुमने मुझे छोड़ दिया, एकदम अकेला, बिल्कुल अकेला। तुमने तुमने सोचा मुझे कैसा फील होगा। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी में किसी पर विश्वास किया था, और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा विश्वास मत तोड़ना। तुमने सब खत्म कर दिया, सबका सब। कहते कहते तारा एक बार फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। निहाल आगे बढ़कर तारा के हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे लगा मैं शायद तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सो सॉरी। तारा ने एक झटके से निहाल का हाथ छोड़ा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिन मैंने कैसे बिताए हैं तुम कभी नहीं समझ सकते। और उसके बाद तुमने तुमने मेरा सामान पैक करवा कर मुझे ऑफिस से भी दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूंगी, मगर जब मैं वहां पहुंची तो लैला ने ऑलरेडी मेरा सारा सामान वहां से हटा दिया था। जिस पर निहाल अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करोगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था तारा कि मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे थे और रो भी रहे थे। न्याल फिर बोला, तुमसे माफी तो मैं लेकर ही रहूंगा तारा, और मैं तुम्हें मनाकर भी रहूंगा। उस पर तारा ने रोते हुए नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी तुम्हारी कोई बात, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश करते रहो। न्याल एक बार फिर आगे बढ़ा और तारा को हक करके खड़ा हो गया। इस बार तारा ने न्याल की पीठ पर हाथ नहीं रखा। उसके हाथ अभी भी नीचे ही लटक रहे थे। न्याल तारा के भाव समझ रहा था, मगर फिर भी वो तारा को गले लगाए खड़ा रहा। फिर उसके बाद वो बोला, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नाराज रहो तारा, मगर तुम्हें खुद के लिए और मेरे लिए ये करना ही होगा। तुम्हें उस हर्ष मल्होत्रा से दूर रहना होगा। तुम उसकी नौकरी छोड़ दो। ये सुनते ही तारा की गुस्से से मुट्ठी कस गई और वो निहाल को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। उस हर्ष ने मुझे तब नौकरी दी जब तुमने मुझे काम से निकाल दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी, और उस हर्ष के इनकरेज करने पर मैंने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की और मेरी पढ़ाई पूरी होने लगी। अगर मैं उसकी नौकरी छोड़ दूंगी तो फिर मैं अपने कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी। तुमने तो इस बारे में नहीं सोचा, और ना ही तुम सोचोगे निहाल, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों की ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो तुम्हारे लिए शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं उस ऑफिस में हर्ष के साथ रहकर काम करूंगी। तारा की बातें सुन अब निहाल को भी गुस्सा चढ़ने लगा था। वो खींचते हुए बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी चालाकियां, या यूं कहूँ तो तुम्हारी बेवकूफियां। निहाल की बात सुनते ही तारा हैरानी से उसे देखने लगी। निहाल आगे बोला, तुम क्या समझती हो, मुझे पता नहीं कि तुम वहां पर रहकर काम क्यों करना चाहती हो,
और ये क्या था, आज शाम को फिर से उसने तुम्हें घर ड्रॉप किया, क्यों? ठीक है, मान लिया तुम मुझसे नाराज हो और मेरे साथ घर नहीं आना चाहती, मगर तुम क्या कैब या ऑटो करके भी घर जा सकती थी। मैं तुम्हें जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस हर्ष मल्होत्रा से दूर रहो, उतना ही तुम उसके साथ घुलने मिलने लगी हो। तारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो इंसान बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनते ही तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निहाल। मुझे आज तक हर्ष ने कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की है। निहाल के जबड़े कसे हुए थे, गुस्से में आंखें लाल होने लगी थी। वो बोला, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि वो फाइल जिसमें मेरे डैड से रिलेटेड वो न्यूज़ तुम्हें मिली, वो सब हर्ष का किया धरा था? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हर्ष ने वो सब तुम्हारे सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया? क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह तुम्हें और मुझे दूर करना चाहता है? मेरे ही अगेंस्ट दूसरी कंपनी में तुम्हें नौकरी देकर वो क्या प्रूव करना चाहता है? क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तारा? निहाल की ये बातें सुन कुछ पल के लिए तारा एकदम फ्रीज हो गई। अब उसका भी दिमाग चलने लगा था, क्योंकि निहाल जो कुछ भी कह रहा था वो सब बिल्कुल सही था। आखिर हर्ष ने जो कुछ भी किया था वो किया तो निहाल और तारा को अलग करने के लिए ही था। निहाल आगे बोला, जब मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से उसने प्रिंटर की सेटिंग चेंज की और वो इतना बड़ा हादसा हो गया, तब भी तुम्हें समझ नहीं आया कि वो आदमी क्या क्या कर सकता है। मैं सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ तारा। जब मुझे वो मौका मिल गया, मैं उस हर्ष को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मेरी मजबूरी इतनी है कि वो होल्डिंग में एक पार्टनर है, और जब तक मेरे हाथ में कोई ठोस सबूत ना आ जाए, मैं उसे इस तरह से होल्डिंग से बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकता। मगर मैं खुद को और अपने परिवार को तो उससे बचा ही सकता हूँ। ये सुनते ही तारा अजीब नजरों से निहाल को देखने लगी। तारा की खुद पर ऐसी नजर पाकर निहाल ने उससे पूछा, क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर तारा बहुएं चढ़ाते हुए बोली, परिवार और मैं। ये सुनते ही निहाल ने गहरी सांस ली और बेहद आराम से बोला, तारा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, या पिछले दिनों हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मेरे लिए क्या कहती हो, क्या समझती हो। मगर पिछले कुछ मुश्किल वक्त से पहले भी, उस वक्त में भी, और आज भी, और हमेशा तुम मेरा हिस्सा हो, तुम मेरी हो, और ये सच को कोई झुठला नहीं सकता। कहकर निहाल ने तारा को आगे चलने का इशारा किया तो दोनों वापस वॉक करने लगे। कुछ देर चुपचाप चलने के बाद तारा ने निहाल से पूछा, तुमने घर क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही एक बार फिर निहाल के कदम रुक गए। तारा दांत पीसते हुए बोली, सच सच बताना? तो निहाल ने जवाब दिया, जब मुझे इस सब के बारे में पता चला कि किस तरीके से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में उस हादसे में तुम्हारे मॉम डैड तुमसे दूर हो गए, इस बात को लेकर मेरे घर में डैड से काफी अनबन हुई, और फिर मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया कि मैं तुम्हें आकर सब कुछ बता पाता। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था तारा। मैं जानता था गलती मेरी नहीं है, मगर फिर भी कंपनी मेरे डैड की थी। उस गिल्ट के चलते मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। तुमसे दूर तो हो गया था, मगर सांस मुझे भी नहीं आ रही थी। उस ग्लास हाउस में तुम्हारे साथ इतने सारे मोमेंट्स हैं मेरे, कि जिस कोने में आंख उठाकर देखता बस तुम ही नजर आती थी। कभी किचन में, कभी बेडरूम में, बाहर गार्डन में, पूल एरिया में। तुम्हारा इधर से उधर सीरियस के साथ खेलना, वो सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बस इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उस घर में नहीं रहूंगा, और मैं कंपनी के बने पेंट हाउस में शिफ्ट हो गया। अब तारा व्यंग से हंसते हुए बोली, और वहाँ क्या किया तुमने? जाते ही अपनी और मेरी ढेर सारी फोटो फ्रेम टांग दिए। ये सुनते ही निहाल के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। वो बोला, हाँ, क्योंकि हालात जो भी हो, मगर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम तुम्हारे साथ बिताया है तारा। क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता वो मेमोरीज। मैं उन्हें अपने जीने का सहारा बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ खड़ा होकर तुमसे बात कर पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। इसलिए मैं पेंट हाउस में तुम्हारी और अपनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाहता था। ऐसी मेमोरीज, ऐसी फोटोज, ऐसा वक्त और ऐसी तुम, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही मुस्कान हो। निहाल की बातें सुन अब तारा भी मुस्कुरा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। फिर अचानक तारा बोली, तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो निहाल। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। ये सुनते ही निहाल की हंसी छूट गई। वो दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए बोला,
ओके फाइन, तुम नाराज हो मुझसे, मैं समझ गया। अब तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी तुम ही बताओगी। जिस पर तारा ने कुछ सोचने का नाटक किया और बोली, वो मैं तुम्हें टाइम आने पर बताऊंगी। उसके बाद दोनों जाकर अपने फेवरेट बेंच पर बैठ गए। तारा निहाल को अपनी गर्ल्स ट्रिप के बारे में बताने लगी। किन हालातों में वो मैंगलोर गई, शीतल और सोनिया ने उसे कैसे संभाला। निहाल काफी ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था। अचानक बोलते बोलते तारा के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे सुन निहाल की भौहें तन गईं और वो गुस्से से तारा को घूरने लगा। तारा भी बोलते बोलते चुप हो गई थी। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसने फिलो फिलो में क्या कह दिया। दरअसल बोलते बोलते तारा के मुंह से निकल गया था कि हर्ष ने उसे शुक्रवार को डिनर पर ले जाने वाला है और उसने हाँ भी कह दिया है। निहाल को गुस्सा आने लगा था। एक बार फिर वो ऊंची आवाज में बोला, तुम उस हर्ष के साथ कहीं नहीं जाओगी। इस पर तारा दांत पीसते हुए बोली, मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि शायद मेरे पास एक यही मौका है उसे उसकी सच्चाई उगलवाने का। निहाल को समझ में नहीं आ रहा था कि तारा को कैसे समझाए। काफी देर तक मना करने के बाद भी जब तारा नहीं मानी तो हार कर निहाल बोला, ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी साथ जाऊंगा। जिस पर तारा ने उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी और फिर हंसते हुए बोली, तुम क्या करने आओगे वहां? और तुम जानते हो ना, तुम्हें देखकर वो हर्ष वैसे ही अपना मुंह सी लेगा। निहाल ने सवालिया नजरों से तारा की ओर देखते हुए पूछा, आखिर तुम ऐसा क्या करोगी जो वो तुम्हारे सामने सब कुछ उगल देगा? अब तारा एक एटीट्यूड भरी स्माइल लिए अपनी शान बघाड़ते हुए बोली, अरे तुम अभी मुझे जानते कहाँ हो। तुम देखना, कुछ ऐसा करूंगी कि वो अपने आप सारी सच्चाई उगल देगा और वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनते ही निहाल ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तुम ना बेवकूफियां कम किया करो। तुम क्या सोचती हो कि वो कोई 5 साल का बच्चा है जो तुम कुछ कहोगी और वो सारी सच्चाई उगल देगा और फिर वो तुम्हें रिकॉर्ड भी करने देगा? कहते उसने नाम में गर्दन हिलाई। तारा को निहाल की इस बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, हर्ष के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम मुझे ही डिस्करेज कर रहे हो। ये मत करो, वो मत करो, उसके साथ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्या चाहते हो तुम? निहाल अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो और सेफ रहो, ताकि उसका जो भी करना है वो मैं कर लूंगा। तारा एक बार फिर बोली, नहीं, मगर अब मैं हर्ष को डिनर में जाने के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो 10 तरह के सवाल पूछेगा। और फिर उसे अचानक कुछ याद आया और वो निहाल की तरफ मुड़ते हुए बोली, और एक बात सुनो, मुझे लगता है अभी हमें कुछ वक्त के लिए हर्ष के सामने अनजान बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुम्हारी और मेरी सुलह हो गई है तो फिर से कुछ गड़बड़ कर सकता है। सुनते ही निहाल तारा के करीब हुआ, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से सटा लिया और धीरे से बोला, क्या सुलह हो गई है? निहाल का सवाल सुनते ही तारा हड़बड़ा गई और बोली, वो वो मेरा मतलब है कि हमारी बातचीत हो गई है। वो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब था कि हमारी आपस में बातचीत हो गई है। तारा का ऐसा रिएक्शन देख निहाल की हंसी छूट गई। इसका एक हाथ अभी भी तारा की कमर पर था और दूसरे हाथ से वो तारा के बाल जो चेहरे के सामने आ गए थे उन्हें कान के पीछे करते हुए बोला, तो ये बताओ पहले कि सुलह कैसे होगी? ऐसा क्या करूं तारा कि तुम मान जाओ? आई रियली लव यू, मगर मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर, हमारे प्यार पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुम्हें खोने के डर से मैंने खुद ही तुम्हें खुद से दूर कर दिया। आई प्रॉमिस, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तारा उसकी बात सुने एक बार फिर उसकी आंखों में खो गई। निहाल ने जब तारा को खोए हुए देखा तो आगे बढ़कर उसके गाल पर एक किस कर लिया, फिर बोला, बहुत लेट हो रहा है, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तारा अपनी मनोहर कहानियों की दुनिया से बाहर आ चुकी थी। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई और निहाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर बोली, मैं तुमसे सिर्फ इस बात पर नाराज थी निहाल, कि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। एक ऐसी सच्चाई जो मुझसे ही जुड़ी थी, मेरी जिंदगी से जुड़ी थी। इसके अलावा मैं किसी भी बात से तुमसे नाराज नहीं हूँ। इसलिए कभी भी मुझसे कुछ मत छुपाना, कुछ भी नहीं। मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती थी, करती हूँ, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। निहाल ने कहा, आई लव यू मोर। तारा झट से बोली, ना, आई लव यू मोर। निहाल आगे बढ़कर उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, नो, मी मोर। तारा दांत दिखाते हुए बोली, मी मोर। दोनों ऐसे ही मी मोर कहते हुए
गार्डन से बाहर की ओर जाने लगे। दोनों ने हाथ अभी भी कसकर पकड़ रखे थे, जैसे कि हाथ छोड़ते ही दूसरा भाग जाएगा। तारा को घर छोड़ने के बाद निहाल अपने घर वापस चला गया। आज बहुत दिनों के बाद दोनों को ही सुकून भरी नींद आने वाली थी, मगर अब चैलेंज यह था कि उन दोनों को ऑफिस में एक दूसरे से दूर रहना था और ऐसे प्रिंटेड करना था जैसे कि अभी भी उनके बीच में अरमान है, और ये दोनों के लिए ही काफी मुश्किल होने वाला था। शुक्रवार का दिन आज हर्ष तारा को अपने साथ डिनर के लिए लेकर जाने वाला था। पिछले 2-3 दिन निहाल और तारा सभी के सामने यही नाटक कर रहे थे, जैसे कि वो अभी भी एक दूसरे से गुस्सा है। मगर हर रोज शाम को तारा की इवनिंग क्लासेस के बाद दोनों चुप चुप कर मिलते थे। अब आलम यह था कि ना ही तारा निहाल से दूर रहना चाहती थी और ना ही निहाल तारा से दूर रहना चाहता था। मगर अब जो भी करना था वो शुक्रवार के बाद ही होने वाला था। शुक्रवार दिन की शुरुआत किसी भी नॉर्मल दिन की तरह हुई, पर शाम ढलते ढलते तारा और निहाल दोनों की बेचैनियां काफी बढ़ी हुई थी। जहाँ तारा अपनी एक अलग ही प्लानिंग कर रही थी कि वह हर से क्या क्या पूछेगी और क्या क्या कैसे हैंडल करेगी, वही निहाल की जान ये सोच सोच कर निकली जा रही थी कि तारा खुद के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रही है, और हर्ष के साथ इस तरीके से बाहर जाने का मतलब कुछ भी हो सकता था। उसने अपना मन बना लिया था कि वह इस सबके बीच तारा को अकेले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए उसने सोचा कि तारा के मना करने के बावजूद उसके पीछे जाएगा, भले ही कुछ दूरी से सही, मगर उस पर नजर रखेगा। शाम को ऑफिस के बाद हर्ष तारा के पास आया और पूछा, मिस तारा, तो आप रेडी हैं? क्या हम चल सकते हैं? जिस पर तारा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और जवाब दिया, बेल, अभी तो मुझे मेरी इवनिंग क्लास में जाना है, तो अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे कॉलेज के बाद पिक कर सकते हैं। आज मेरा बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है जो कि मैं मिस नहीं करना चाहती। जिस पर हर्ष ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपकी क्लासेस के बाद आपको आपके कॉलेज से ही पिक कर लूँगा। कहकर वहाँ से चला गया। हर्ष के जाने के बाद तारा अपना काम समेट कर अपनी इवनिंग क्लासेस के लिए निकल गई। इवनिंग क्लासेस के बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि हर्ष उसे पिक करने के लिए आया हुआ था। वो चुपचाप जाकर हर्ष की गाड़ी में बैठी और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनसे कुछ ही दूरी पर निहाल और उसके आदमी उन दोनों पर ही नजर बनाए हुए थे। निहाल ने अपने बॉडीगार्ड को सिविल ड्रेस में रहकर उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था, और सभी को साफ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अगर हर्ष कोई भी गड़बड़ करने लगे या तारा के लिए कोई परेशानी खड़ी करे तो उसे पकड़ लिया जाए। हर्ष तारा को लेकर एक हाई एंड रेस्टोरेंट में पहुंचा और जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गया। उसने पहले से ही रिजर्वेशन करवा रखी थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह बैठे और फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हर्ष ने तारा से पूछा कि उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या प्लान्स है, जिस पर तारा ने उसे यही बताया कि अभी उसने इस बारे में सोचा नहीं है। फिर हर्ष ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आपका निहाल के साथ जो ब्रेकअप हुआ उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, जिस पर तारा ने उसे जवाब दिया, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि निहाल के बारे में बात करके मेरा मूड खराब हो। हर्ष ने हामी से हिलाया और बोला, जैसी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं चाहती तो हम निहाल का जिक्र नहीं करेंगे। मौका देखते ही तारा ने हर्ष से पूछा, वैसे आप मुझे बताइए कि आजकल ऑफिस में जो ये अफवाह चल रही है, क्या वो सही है? जिस पर हर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा और पूछा, कौन सी अफवाह? तो तारा ने जवाब दिया, बेल, मैंने सुना है कि सब यही बात कर रहे थे कि वह जो प्रिंटर के साथ छेड़खानी हुई वो सीसीटीवी में कैद कर ली गई है, और न्यान को उस इंसान के बारे में पता भी चल गया है जिसने वो सभी सेटिंग चेंज किया। और मैंने भी ये सुना है कि बहुत जल्दी उस इंसान पर एक्शन लिया जाने वाला है। ये सुनते ही हर्ष एकदम सकपका गया। वो तारा से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, और उसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तारा को उस बोर्ड रूम में हुई मीटिंग के बारे में कुछ भी पता होगा। हर्ष ने खुद को संभालते हुए पूछा, आपने ये सब बातें कहाँ से सुनी? इस पर तारा ने बोरियत भरे लहजे में कहा, ये बात तो ऑफिस में सभी जानते हैं। वो मैं जब लंच टाइम में गई थी तब मैंने वहाँ किसी को बात करते सुना, तो सोचा आपसे पूछ लूं, शायद आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी हो। क्या न्याल ने आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं अभी तक? जिस पर हर्ष ने नामे से रिलाया और बोला, नहीं, मेरी न्याल से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। बैल, मुझे लगता है हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए, कहकर उसने बात पलटने की कोशिश की।
तारा बेहद ध्यान से हर्ष के सभी हाव भाव देख रही थी और हर्ष इस बात से अनजान था कि तारा ने अपने फोन में कैमरा ऑन किया हुआ था और वो उसके साथ हो रही हर बातचीत को रिकॉर्ड भी कर रही थी। दोनों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। उसके बाद तारा ने पूछा, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। हर्ष जो अब थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा था, वो थोड़ा शांत होते हुए बोला, मेरे बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं मिस तारा। मैं बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ। हाँ, हो सकता है आपने सुना हो कि मैं मुंबई की एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि मैं उनका फैमिली बिजनेस संभालूं, जबकि मैं अपने ही काबिलियत पर खुद को ज़िंदगी में ऊपर बढ़ाना चाहता था। जिस पर तारा ने पूछा, मगर आपकी इतनी बड़ी कंपनी और फिर होल्डिंग के इतने सारे इतने महंगे शेयर खरीदना, क्या बिना किसी ब्रेकिंग के या इन्वेस्टर के आप ये सब कैसे कर पाए? अगर आपके डैड ने आपको सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो फिर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हर्ष एक बार फिर ऐसे सवालों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब वो परेशानी से डरा डरा दिखने लगा और बोला, है मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे इस फंडिंग के लिए मदद की। तारा ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, वो तो ठीक है, मगर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखिए आपके माथे पर कितने पसीने आए हुए हैं। आप ठीक तो हैं? हर्ष ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल बस ऐसे ही, आज काम ज़्यादा था तो थोड़ा थका हूँ। हम जल्दी से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तारा समझ रही थी कि हर्ष उसके सवालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। अंदर ही अंदर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं न्याल जो कुछ टेबल पीछे बैठा था, उन दोनों के ऊपर नज़र बनाए हुए था। वो भी तारा के सवाल सुन काफ़ी हैरान था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी झल्ली सी मासूम सी तारा ऐसे सातिर सवाल भी पूछ सकती है। तारा और हर्ष दोनों ही इस बात से अनजान थे कि न्याल और उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। तारा ने आगे पूछा, मैं भी एक्चुअली अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, पर मेरे पास कभी ऐसी कोई फंडिंग ही नहीं हुई। मैं भी काफ़ी अच्छे लैंडस्केपिंग कर लेती हूँ, तो क्या आप अपने कुछ उन दोस्तों से मुझे मिलवा सकते हैं? हो सकता है कि वो मेरे लिए भी इन्वेस्ट करके एक कंपनी तैयार करना चाहें। यह सुनते ही हर्ष आंखें छोटी करके तारा को घूरने लगा। तारा आगे बोली, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। एक्चुअली हर कोई अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी। हर्ष तारा की बात को बीच में काटते हुए बोला, मैं बुरा नहीं मान रहा मिस तारा। वेल अभी आप इस सब के लिए काफ़ी छोटी हैं और अभी आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त आपकी इस बारे में कुछ मदद कर भी पाएंगे। हर्ष का यह जवाब सुन अब तारा चुप हो गई। दोनों का डिनर भी अब आ चुका था और दोनों चुपचाप अपना डिनर करने लगे। तारा के सवालों के बाद हर्ष का मूड पूरी तरह से चौपट हो चुका था। कहाँ तो उसने सोचा था कि वह तारा के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएगा, मगर कहाँ तारा की अजीबोगरीब बातें सुन वो जल्द से जल्द डिनर खत्म करके जाना चाहता था। तारा भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर सब समझ रही थी। खाना खत्म होते होते तारा ने एक बार पूछा, वेल आई विश कि बहुत जल्दी उस इंसान का पता चल जाए जिसने नियाज सर की प्रिंटर सेटिंग के साथ इतना पंगा लिया। अब हर्ष खींचते हुए बोला, आपको क्या फर्क पड़ता है कि उस इंसान का पता चले या ना चले? अब आप तो नियाल के साथ नहीं है ना, तो फिर क्यों आप इतना सोच रही हैं? तारा ने जवाब दिया, भले ही मैं निहाल के साथ नहीं हूँ, पर जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये बात एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे मैं अब उस कंपनी में काम करती हूँ या नहीं, मगर आप खुद सोचिए मिस्टर हर्ष, अगर वहाँ उस दिन किसी को चोट लग जाती या किसी को कुछ हो जाता, फिर क्या होता? और मैं ये भी जानती हूँ कि निहाल पर चाहे कितनी इंक्वायरी बैठे, मगर निहाल ने यह सब नहीं किया। खैर जो भी है, वैसे भी कल तक पता चल ही जाएगा कि वो धोखेबाज इंसान आखिर है कौन, क्योंकि निहाल इस बात पर ज्यादा देर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो बहुत जल्दी उस इंसान को पुलिस के हवाले कर देगा, तब तो सब जान ही जाएंगे। कहकर वो मजे से अपनी आइसक्रीम खाने लगी और हर्ष के माथे पर बल आ चुके थे। उससे आगे खाना खाया ही नहीं जा रहा था। वो एकदम चुपचाप पीछे होकर बैठ गया। उसे इस तरीके से बैठा देख तारा ने सवालिया नजरों से उससे पूछा, आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? हर्ष गंभीर होते हुए बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस तारा। और देखिए, मैंने आपकी उस वक्त मदद की जब कोई भी आपके साथ नहीं था, और स्पेशली वो निहाल, जब उसने आपको काम से निकाल दिया, तब मैंने आपको काम दिया था जिससे कि आप अपने कॉलेज की फीस भी भर पा रही हैं।
तो बेशक आप इसे मेरा एहसान समझ लीजिए, मगर मैं चाहता हूँ, क्या मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। सुनते ही तारा के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं और वो बोली, क्या मतलब? आपको मुझसे क्या फेवर चाहिए? तो हर्ष काफी शांत लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसे शांति से सुने, समझे और उस चीज में मेरा साथ दें। तारा बिल्कुल हैरान परेशान हो चुकी थी। हर्ष आगे बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस प्रिंटर की सेटिंग मैंने ही चेंज की थी। मैं चाहता था कि उस दिन थोड़ा सा कुछ नुकसान हो और उसके बाद वो प्रोजेक्ट निहाल के हाथ से चला जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि वहां पर इतना भारी नुकसान हो जाएगा और इसमें होल्डिंग कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने सिर्फ वो सब प्रोजेक्ट को छीनने के लिए किया था ताकि वो प्रोजेक्ट मैं अपनी खुद की कंपनी को दिलवा पाऊं। तारा चुपचाप उसकी सभी बातें सुन रही थी और मन ही मन काफी खुश भी हो रही थी। तारा ने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिस पर हर्ष ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप निहाल से बात करके इस केस को यहीं रफा दफा करवा दें, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि निहाल आपकी बात बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तारा ने आगे पूछा, और अगर मैं ऐसा करने के लिए ना मानूं तो आप क्या करेंगे? जिस पर हर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, भूलिए मत, मैंने किस तरह आप पर बहुत एहसान किए हैं। उसकी बात सुनकर तारा चुप हो गई और सोचने लगी कि वो आगे क्या कहे। तभी उन दोनों के सामने निहाल आकर खड़ा हो गया। निहाल गुस्से में अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा हर्ष को घूर रहा था। निहाल को वहां खड़ा देख तारा और हर्ष अपनी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। निहाल ने बढ़कर हर्ष का कॉलर पकड़ लिया और उससे बोला, एक तो तूने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की और अब मेरी तारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। भाड़ में गया तू और भाड़ में गए तेरे एहसान। उसने पीछे से इशारा किया तो दो पुलिस वाले कांस्टेबल के साथ सामने आए। निहाल ने धक्का देकर हर्ष का कॉलर छोड़ा और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अरेस्ट कर लीजिए, इसका कबूलनामा आपने सुन ही लिया है, बाकी आपको जो भी सबूत चाहिए वो सब आपको मिल जाएंगे। निहाल का ये रूप देख तारा और हर्ष दोनों एकदम हैरान थे। हर्ष को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस उसे वहां से ले गई। निहाल अब तारा की तरफ मुड़ा और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बेबी, तुम डिनर तो बहुत एंजॉय कर रही थी। ये सुनते ही तारा के मुंह पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और बोली, तो तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? जिस पर निहाल बोला, टोटली, ऐसे कैसे तुम्हें एक धोखेबाज के साथ अकेले आने देता। वेल, अगर अब तुम्हारा डिनर हो गया हो तो चले। जिस पर तारा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, अभी मेरी आइसक्रीम बची है। निहाल ने कस के तारा का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, छोड़ो इसे, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, चलो मेरे साथ। कहकर दोनों साथ में ही बाहर आ गए। निहाल तारा को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे बीच में ही इंस्पेक्टर का कॉल आया। निहाल ने कॉल पे किया और दूसरी साइड से कही हुई बात सुनकर एकदम उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। कहकर उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली। कुछ देर में तारा और निहाल दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। निहाल ने तारा को घर जाने के लिए कहा था, मगर तारा बिल्कुल भी नहीं मानी और उसने निहाल के साथ पुलिस स्टेशन जाने की जिद की। इसलिए निहाल को तारा को अपने साथ लेकर आना पड़ा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों तेज कदमों से अंदर आए तो वहां सामने एक वकील को बैठे देख निहाल काफी हैरान हुआ। जिस पर इंस्पेक्टर ने निहाल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, मिस्टर हर्ष के वकील जमानत के पेपर्स लेकर आए हैं। निहाल जाकर वकील के सामने खड़ा हुआ तो वकील ने बोलना शुरू किया, आई नो सर, सभी सबूत मेरे क्लाइंट के खिलाफ है, मगर फिर भी उनकी बेल पेपर्स लेकर आया हूँ। निहाल ने कहा, लगता है आप तो पूरी तैयारी में थे, काफी जल्दी बेल करवा लिया आपने। जिस पर वकील ने सिर्फ आंखें गर्दन हिलाई और आगे बोला, आप शायद जानते नहीं है कि मिस्टर हर्ष को किसकी सपोर्ट है। कहते उसने बाहर की तरफ इशारा किया। जब तारा और निहाल दोनों ने ही पलट कर पीछे देखा तो वहां सामने किसी को देखकर दोनों हैरान रह गए। निहाल तो उन्हें नहीं पहचानता था, मगर तारा उन्हें भली भांति पहचानती थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, दादी आप? जी हाँ, वो और कोई नहीं, तारा की दादी ही थी, श्रीमती शांता देवी मेहरा, जो कि मुंबई की एक जानी मानी बिजनेस वूमेन थी। बिजनेस की दुनिया में उन्हें हर कोई जानता था। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उनका बहुत काम चलता था। यहाँ तक कि निहाल ने भी उनका नाम सुना था, मगर उसे ये नहीं पता था कि शांता जी ही तारा की दादी है। अपने सामने शांता देवी को देखकर निहाल काफी शॉक्ड था और हैरानी से तारा की तरफ देख रहा था, मगर तारा का पूरा ध्यान तो सिर्फ अपनी दादी पर था।
अब तारा को पूरा मामला अपने सामने सुलझता हुआ नजर आया। वो आगे बढ़ी और गुस्से से चिल्लाने लगी, तो आप ही थी जो आज तक हर्ष को हर चीज में सपोर्ट कर रही थी, और आपने ही उसे फंड देकर होल्डिंग कंपनी खरीदने के लिए खड़ा किया था। जिस पर शांता देवी ने काफी एटीट्यूड से हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैंने ही हर्ष को भेजा था तुम्हारे पीछे। मैं चाहती थी कि अपने एक ट्रस्टेड इंसान को तुम्हारे आसपास रख सकूं। जिस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, मगर मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों बार बार आकर मेरी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करती हैं? आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? शांता देवी ने बेहद आराम से कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम और गीता मेरे पास वापस आ जाओ और फिर मैं सब सही कर दूंगी। ना ही तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना ही तुम्हें यहाँ किसी की कंपनी में काम करना पड़ेगा। कहते हुए उनका इशारा निहाल की तरफ था। वो बुरी तरह से निहाल को घूर रही थी। जब तारा ने यह देखा तो उनके और निहाल के बीच में आकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप अपनी घटिया हरकतें करेंगी और मैं आपके पास मजबूरी में दौड़ी चली आऊंगी? शांता देवी बोली, तो मेरे पास नहीं आओगी तो क्या अपने माँ बाप के कातिलों के पास रहोगी? कहकर एक बार फिर वह निहाल को गुस्से से घूरने लगी। जिस पर अब तारा एक बार फिर बोली, बकवास बंद कीजिए, निहाल बेकसूर है। निहाल ने कुछ नहीं किया। हाँ, जो भी कुछ उस हादसे में हुआ वो निहाल के डैड की कंपनी थी, उसमें निहाल का कोई लेना देना नहीं है। अब शांता देवी ऊंची आवाज में बोली, अगर ये है तो उसका ही बेटा ना, ये सब बराबर है, और तुम्हें मैं इनके साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तारा दो कदम पीछे आई और आकर निहाल के साथ खड़ी हो गई। उसने कस के निहाल का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं निहाल के साथ ही रहूंगी। आपसे जो बन पड़ता है आप वो कर सकती हैं। शांता देवी एक बार फिर चिल्लाई, मैं तुम्हारे इस निहाल को बर्बाद कर दूंगी। तुम जानती नहीं मुझे। अब निहाल को भी गुस्सा चढ़ने लगा था और वो ऊंची आवाज में बोला, देखिए आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे किसी भी किस्म की कोई बदसलूकी नहीं करना चाहता, मगर तारा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। जिस पर शांता देवी झट से बोली, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर? उनका ताना सुन निहाल और तारा दोनों को ही बहुत गुस्सा आया। निहाल एक बार फिर झल्लाहट से बोला, मेरा जो कुछ भी है वो सब तारा का भी है। और अभी वो बोल ही रहा था कि शांता देवी एक बार फिर चिल्लाई, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेने से सब कुछ उसका नहीं हो जाता मिस्टर ओबराय। अगर तुम सच में मेरी पोती से प्यार करते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, और जो कुछ भी तुम्हारा है उसके नाम करना पड़ेगा। बोलो, है मंजूर तुम्हें? ये सुनते ही तारा की भौहें सिकुड़ गईं। वो बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज निहाल ने जो कुछ भी खड़ा किया है वो अपनी खुद की मेहनत पर खड़ा किया है, और उसे कुछ भी मेरे नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना प्यार मेरे लिए प्रूव करने के लिए निहाल को ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर निहाल तारा की बात काटते हुए बोला, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही तारा गुस्से से निहाल की तरफ घूरने लगी। तो निहाल ने तारा को शांत रहने का इशारा किया और फिर बोला, मैं तारा से शादी भी करूंगा और आप जो कुछ भी चाहती हैं उसके नाम भी कर दूंगा। अगर आपको इस बात से तसल्ली होती है तो यही सही, मगर आप उसके बाद तारा को दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगी। आपको ये वादा मुझसे करना होगा। शांता देवी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निहाल कुछ ऐसा भी करने को मान जाएगा, इसलिए वो एकदम शांत हो गई। उनकी चुप्पी देख निहाल और तारा दोनों ही समझ गए। निहाल एक बार फिर बोला, अब क्या आपको मंजूर है आपकी शर्त? मुझे तो मंजूर है, मगर आपका क्या? उन्होंने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। तारा निहाल के सामने आई और उसे दोनों बाजू से पकड़ते हुए बोली, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है निहाल। तुम्हें किसी को भी ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। निहाल ने तारा से बस इतना ही कहा, यहाँ से बाहर चलकर बात करते हैं। कहकर वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कोई उपाय करना पड़ेगा आप कर सकते हैं। आपको सभी प्रूफ मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तब तक तारा ने भी अपनी बनाई हुई वो वीडियो, जिसमें हर्ष ने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया था, वो इंस्पेक्टर को भेज दी थी। और अब हर्ष काफी लंबे के लिए जेल जाने वाला था। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर तारा ने एक बार फिर निहाल की तरफ देखते हुए बोली, निहाल प्लीज, किसी के भी दबाव में आकर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता अभी बहुत नया है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे लिए इतना श्योर हो भी कि नहीं कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे लगता है अगर तुम सोचना। तारा अटक अटक कर बोल रही थी,
कि निहाल ने उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ किया और बोला, मैं श्योर हूँ तारा, आई एम रेडी टू मैरी यू। ये बात मेरे दिमाग में उस पहले दिन से ही है कि अगर मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बिताना चाहता हूँ तो वो तुम ही हो। तो मुझे बताओ, विल यू मैरी मी? तारा ने कुछ पल निहाल की तरफ देखा और फिर हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, आई लव यू। जिस पर निहाल ने भी आई लव यू टू कहकर उसकी नाक पर एक छोटी सी किस की और उसका हाथ थामकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। 3 महीने बाद तारा निहाल का बेडरूम। तारा और निहाल दोनों ही एक दूसरे में उलझे सुकून से सो रहे थे। तारा को शायद थोड़ी ठंड लगने लगी थी, इसलिए वो निहाल में घुसती जा रही थी। जब निहाल ने रियलाइज किया तो उसने नींद में ही अपना हाथ आगे पीछे लगाकर चेक किया तो पाया कि दोनों के ऊपर से ही ब्लैंकेट हटकर नीचे गिर चुका था। वैसे ही अधखुली आंखों से वो बेड से नीचे झुका और ब्लैंकेट वापस खींचकर दोनों के ऊपर उड़ा लिया। उसने एक बार सर उठाकर तारा की तरफ देखा, जो सुकून से उसकी गर्दन में सिर छुपाए सो रही थी। निहाल ने एक बार फिर प्यार से उसके सिर पर किस किया और सो गया। निहाल और तारा की शादी को 3 महीने हो चुके थे और अब तारा निहाल की कंपनी में एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट और एडवाइजर की पोस्ट पर काम करती थी। उसने अभी भी अपनी इवनिंग क्लासेस जाना छोड़ा नहीं था, क्योंकि अब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने की कसम खा ली थी और निहाल उसे पूरा पूरा सपोर्ट भी कर रहा था। निहाल ने तारा से शादी करते ही टीम डेकोर से लेकर अपनी काफी सारी प्रॉपर्टी तारा के नाम कर दी थी, जिस बात की शांता देवी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर जब उन्होंने निहाल को ऐसा करते देखा तो उनकी बोलती एकदम बंद हो गई। वो वापस मुंबई जाने से पहले एक बार तारा और गीता से मिलने आई। गीता जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यही चाहती थी कि जिस परेशानियों में परिस्थितियों में तुमने तारा को बड़ा किया, उसे अपनी जिंदगी में दोबारा वो दिन कभी ना देखने पड़े। बस इसलिए मैं चाहती थी कि वह जिंदगी में सेटल हो जाए। और ये भी सच है कि मैं नहीं समझती थी कि निहाल उसके लिए इतना कुछ कर जाएगा, मगर मैं गलत थी। उसे निहाल से ज्यादा प्यार जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। गीता जी ने अपनी माँ को रोक कर कहा, मॉम, भाई के जाने के बाद मैंने तारा की जिम्मेदारी ली थी, जो कि मैंने निभा दी है, मगर मैं थक गई हूँ। शांता जी ने बहुत प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया और गीता जी ने वो हाथ थाम लिया और एकदम से उनके गले लग गई। मुझे वापस ले चलिए। शांता जी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई, फिर बोली, बस एक आखिरी काम, कहकर वो गीता के साथ निहाल और तारा के घर पहुंची। सुबह सुबह शांता जी को अपने घर देख निहाल और तारा काफी सरप्राइज थे, मगर फिर भी बड़े होने के नाते उन दोनों ने ही उन्हें इज्जत से अपने घर में बुलाया। शांता देवी बोली, मैं वापस मुंबई जा रही हूँ तारा, और साथ में तुम्हारी बूजी को भी लेकर जा रही हूँ। पर जाने से पहले तुम दोनों को वेडिंग गिफ्ट देना चाहती थी, कहकर उन्होंने एक फाइल तारा की तरफ बढ़ा दी। तारा और निहाल एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उस फाइल के अंदर होल्डिंग के 45% के वो शेयर थे जो हर्ष ने नैना से खरीदे थे। पूरी की पूरी होल्डिंग कंपनी तुम दोनों की है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ मिलकर इस कंपनी को संभालो और आगे बढ़ाओ, कहकर वो जाने के लिए पलट गई। तारा ने अपनी बूजी को वहीं खड़े पाया तो जाकर जल्दी से उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, आप क्यों जा रही हैं? जिस पर गीता जी ने जवाब दिया, मैं थक गई हूँ तारा। भाई के बाद मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी, जो कि मैंने बखूबी पूरी की, और अब तो तुम्हें इतना प्यारा लाइफ पार्टनर भी मिल चुका है। कहते कहते उनकी नजर निहाल की तरफ उठी। उन्हें देख निहाल भी मुस्कुरा दिया। मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो और एक दूसरे से प्यार करते रहो, और अगर मुझे ज्यादा मिस करो तो मुझे मिलने भी आओ। सुनकर रोती हुई तारा भी मुस्कुरा दी। दी एंड।